स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चेतना में, जहां मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरवाल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, जिस तरीके से स्वास्थ्य चेतना दिनों दिन होता जा रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम, जी हाँ, क्योंकि इसमें हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मुहैया कराते हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हैं हमसे सीधा संवाद, यानी कि सीधे सवाल का मिलता है सीधा जवाब, इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि यह एक लाइव शो। आपको करना सिर्फ इतना है कि जो नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आपको उस पर कॉल करना है और अपने स्वास्थ्य से संबंधित जो भी परेशानी है, जो भी सवाल है आपका, आप हमसे करें। आपको तुरंत आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। और जैसे कि डॉक्टर साहब आप हर बार बताते हैं, बहुत ही आसान से सरल से नुस्खे, सही सलाह, तो निश्चित तौर पर आपको ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी अपनी मुसीबत से दूर जाने के लिए। लेकिन अगर इस बार की बात की जाए आज के विषय की, जैसे कि हर बार हम एक नया विषय लेकर के आते हैं, आज का विषय हमारे परिवार के एक ऐसे सदस्य से जुड़ा हुआ है जो देश का भावी भविष्य कहलाते हैं। जी हाँ, विद्यार्थी, युवा, बच्चे जो हमारे घरों में होते हैं, और हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जो व्यक्तित्व है वो निखरा हुआ हो, हमसे 3 दुनी 4 गुनी तरक्की करते हुए आगे बढ़ें और सफलता के नए आयाम छुए। लेकिन जो अगर व्यक्तित्व का सही विकास ना हो तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लो रहता है और इसका असर उनके हर काम पर पड़ता है। डॉक्टर साहब, अगर बच्चों की बात की जाए तो बढ़ते बच्चों में सबसे पहली नजर जाती है उनकी लंबाई को लेकर के, और आजकल माना जा रहा है कि लंबाई कम होती जा रही है, ग्रोथ उस तरीके से नहीं होती है। क्या वाकई में एक समस्या है? अगर है तो इसमें हमारी गलती कहाँ कहाँ है? नंदिनी जी, आज के समय की एक बड़ी समस्या है लंबाई का कम होना। जी, पेरेंट्स की हाइट अच्छी है, हाँ, माँ की हाइट भी अच्छी है, फादर की भी ठीक है, लेकिन बच्चे माता पिता की तुलना में शॉर्ट हाइट के हैं। जी, एक और स्थिति है कि माता पिता दोनों शॉर्ट हाइट के, या माता या पिता में से कोई एक शॉर्ट हाइट का है, जी, तो जेनेटिकली, हेरिडिटिकली बच्चा शॉर्ट हाइट का रह गया। और शॉर्ट हाइट का बच्चा आज के युग में अपने अंदर बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को फील करता है, अपने को दूसरों से अलग महसूस करता है। जी। और ये उसके व्यक्तित्व पर, उसके एकेडमिक कैरियर पर, उसके प्रोफेशनल कैरियर पर बहुत बुरा असर डालता है। इसलिए जो आपने प्रश्न उठाया है नंदिनी जी, ये आज के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, जी, युवाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत बहुत उनके दिल को छूने वाला प्रश्न है। जी, देखिए, लंबाई एक समस्या हो जाती है अगर वो ठीक से बढ़ती नहीं है, सही ना हो। पहले मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि डॉक्टर साहब, लंबाई बढ़ने की उम्र क्या होती है? एक हमारे में प्रचलित है कि एक उम्र तक ही लंबाई बढ़ती है, उसके बाद हाइट बढ़ती नहीं है, तो क्या ये वाकई में सच है? क्योंकि तमाम इस तरीके के विज्ञापन भी हम देखते हैं कि आप किसी भी उम्र में कद को बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैं चाहती हूँ कि आप कुछ क्लियर करें। नंदिनी जी, 2 प्रश्न आपने एक में मिला दिए। जी, पहला प्रश्न तो ये है कि विज्ञापन निकलते हैं किसी भी उम्र में, इससे एक मन में ये आता है कि क्या इस उम्र में भी हाइट बढ़ सकती है? नंदिनी जी, सबसे पहली बात मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि लंबाई बढ़ाने के लिए किसी भी रूप में कोई भी औषधि ये विज्ञापन को देखकर, अखबारी विज्ञापन को देखकर ना लें। जी, ये आपके आंतरिक अंगों पर, शरीर के मेटाबॉलिज्म पर और शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम पर, हार्मोनल सिस्टम पर बुरा असर डाल के आपको बीमारी के रास्ते पर ले जाएगी। जी, दूसरी बात आपने पूछी कि लंबाई बढ़ने का कितना उम्र होता है। जी, देखिए, सामान्यतः गांव में ये प्रचलन में है कि 14-15 साल की उम्र तक हाइट बढ़ती है, बच्चों का आंतरिक विकास होता है और इसके बाद वो पूर्णता की ओर चल देते हैं। जी, लेकिन मैं विश्वास पूर्वक आपसे कहता हूं कि ये तो सामान्य स्थिति है। योग के आसन असामान्य स्थिति को भी सामान्य करने की ताकत रखते हैं,
क्योंकि योग के आसन खुद भगवान शिव ने दिए हैं, खुद भगवान शिव ने बनाए हैं आसन। तो उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा आपके मन की मुराद को इस उम्र से, जो उम्र ऐसी मानते हैं कि ये पूर्ण उम्र हो गई लंबाई बढ़ने की, उस उम्र से ज्यादा उम्र में भी लाभ मिल सकता है। बस आपको एक ही चीज को ध्यान रखना है कि यौगिक आसन भगवान शिव की देन है। तो आसन करते समय उनकी साधना, उनकी पूजा कैसे करेंगे? पूरी तन्मयता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ और पूरे विधि विधान से आसन करेंगे तो निराश नहीं होंगे। भगवान शिव किसी को निराश नहीं करते। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही आपने कि देखिए क्योंकि ये आसन भगवान शिव की देन है, तो यानी कि अगर हम सही तरीके से करते हैं तो चमत्कार की भी उम्मीद की जा सकती है। जो आपको असंभव लगता है कि अब क्या हाइट बढ़ेगी, तब भी हाइट बढ़ सकती है। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी गलतियां करते हैं हम जिसके चलते हमारा कद से संबंधित परेशानी हो सकती है? या फिर अगर एक वयस्क की बात की जाए जो अभी 16-17 से ऊपर हो चुका है, हाइट कम है, आप उसे क्या उपाय बताएंगे हाइट बढ़ाने के? नंदिनी जी, हाइट को बढ़ाने के लिए आपने 16-17 का उम्र बताया है, क्योंकि इसके बाद माना चाहते हैं कि अब तो बढ़ेगी नहीं, लेकिन क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि मैं ये कहता हूं अगर इससे ज्यादा भी उम्र है जी, तो यौगिक आसन का अभ्यास करके आप भगवान शिव की शरण में रह के उनके आशीर्वाद को प्राप्त करके अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। और आसन भी इतने सरल और सहज हैं नंदिनी जी कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत थकान आ गई, आप ऑफिस का काम नहीं कर सकते, आप घर का काम नहीं कर सकते, या ऐसा भी नहीं है कि कोई तोड़ मोड़ के आसन हो कि टांग को उठा के गर्दन पे रखना। ये बहुत सरल आसन है जो हाइट बढ़ाने के लिए बहुत कारगर हैं, बहुत कारगर हैं। जी। आपने ये भी पूछा कितने दिन में हाइट बढ़ सकता है, तो नंदिनी जी इन आसनों का अभ्यास 4 हफ्ते आप करिए। 4 हफ्ते आसनों का अभ्यास करने के बाद अपनी हाइट फिर नाप लीजिए, थोड़ा सा फीता ऊंचा हो जाएगा, थोड़ी सी हाइट बढ़ जाएगी और कुछ महीनों में आपकी हाइट उतनी बढ़ जाएगी जितनी आपकी अपेक्षा है। जी। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम जान रहे हैं कि आसन ना तो बहुत मुश्किल हैं और बहुत तोड़ मोड़ करके करने वाले नहीं है, आसान से आसन, लेकिन जो काम बहुत मुश्किल है कद बढ़ाने का, वो काम ये आसान से आसन ज़रूर पूरा करेंगे। क्या अलग अलग उम्र के लोगों के लिए कद को बढ़ाने के लिए अलग अलग आसन आप बताएंगे? क्या बताएंगे इस पर आप? नंदिनी जी नहीं, ऐसा नहीं है। जी जी। लगभग 20 साल तक की उम्र के लिए तो ये आसन चमत्कारिक लाभकारी है जी। और इनका ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष के बच्चे के लिए कोई दूसरे आसन हो और 15 वर्ष के बच्चे के लिए दूसरे हो। यही आसन है और कुल 2 आसन है नंदिनी जी। सैकड़ों आसन नहीं करने, 20 आसन घंटों 1.5 घंटे नहीं करने, कुल 10 मिनट में आपका पूरा आसनों का अभ्यास का काम पूरा हो जाएगा। यानी कि सिर्फ एक दिन में आपको 10 मिनट खर्चने होंगे बस? बस जी, जी। अधिकतम 10 मिनट एक दिन में। वैसे मैं तो सैद्धांतिक रूप से कुल 6 मिनट चाहता हूँ जी। 3 मिनट सुबह, 3 मिनट सायंकाल। बहुत बढ़िया। सिर्फ 3 मिनट दे रहे होंगे आपको एक बार में। देखिए दर्शक यहाँ पे बड़े उत्सुक हो गए होंगे, अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, आसनों का जिक्र हुआ, आसन हर उम्र पे काम आएंगे, बहुत मुश्किल नहीं है और समय भी इतना कम देना होगा। अब बिना विलंब किए हमारे दर्शकों को बता दें आखिर कौन से हैं वो आसन? नंदिनी जी 2 आसन। पहला आसन ऊर्ध्व हस्तो आसन जी। ऊर्ध्व हस्तो आसन रीढ़ की हड्डी के ऊपर दबाव देता है और हमारे शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम को, हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है
उसको दुरुस्त करता है। ये मेटाबॉलिज्म को ताकत देता है, जिससे जो खाया वो शरीर के अंदर लगने लगता है, सही ढंग से पचने लगता है और हमारा हार्मोनल सिस्टम दुरुस्त हो जाता है। रीढ़ की हड्डी पर खिंचाव पड़ने से, हड्डियों पर खिंचाव पड़ने से हमारी मांसपेशियां भी लचीली होती हैं और हाइट तेजी से बढ़ती है जी। तो ये एक आसन ये 3 कार्य करता है जो हाइट बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2 मिनट तक ऊर्ध्वस्थ आसन का अभ्यास और 1 मिनट तक चरणासन का जी। 20 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों, उनके संपूर्ण आंतरिक विकास के लिए, उनके व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए और इम्यूनिटी बढ़ाकर दीर्घजीवी हों, इसके लिए चरणासन से श्रेष्ठ दूसरा आसन कोई नहीं है। 1 मिनट तक चरणासन का अभ्यास, तो 1 मिनट चरणासन और 2 मिनट ऊर्ध्वस्थ आसन, ये दोनों का अभ्यास आप प्रातःकाल खाली पेट करें और सायंकाल डिनर से 1 घंटे पहले कर लें। जी जी। लेकिन नंदिनी जी, 2 बड़ी बातें कहना चाहूंगा अगर आप अनुमति दें। जी जरूर। इन आसनों का अभ्यास, मैंने पहले भी कहा, आसन भगवान शिव की देन है, भगवान शिव की पूजा अर्चना है, तो इसमें विधि विधान का सही ढंग से पालन होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि आसन की सही विधि जो शास्त्रों में लिखी है उसका पालन करके आपको आसन का अभ्यास करना है। दूसरा, इस आसन को, इन आसनों को करने के बाद 3 मिनट करना है। करने के तुरंत बाद आप 1 गिलास मतलब 200 से 300 मिलीग्राम तक आपकी उम्र के अनुसार, आपकी भूख के अनुसार गाजर का रस या सेब का रस घूंट 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 करके पीना है। अगर ये दोनों उपलब्ध ना हो तो आप थोड़ा सा गुड़ और अदरक जरूर खा लें जी। अगर गुड़ और अदरक भी उपलब्ध ना हो तो फिर कोई भी जो फल उस समय उपलब्ध हो उसका सेवन कर लें जी। देखिए, यानी कि आसन के साथ साथ खाने पीने पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसी से मैं चाहूँगी कि अगर कुछ ऐसी विशेष चीज़ें जो आप सावधानी बरतने के लिए कहें या अवॉइड करने के लिए कहें कद बढ़ाने के प्रयास करने के दौरान, तो क्या बताएंगे? नंदिनी जी, अगर इसके साथ प्रातःकाल नाश्ते में अंकुरित चना, अंकुरित गेहूं और अंकुरित सोयाबीन, ये तीनों चीजें ध्यान देने की है। नंदिनी जी, एक बार फिर दोहरा देना चाहता हूँ, चना, गेहूं और सोयाबीन, इसमें चौथा अनाज नहीं मिलाना है, कोई दाल नहीं मिलानी। ये तीनों अंकुरित कर लें और तीनों की मात्रा बराबर तौल में बराबर हो। 20-20 ग्राम तीनों, 10-10 ग्राम तीनों, इनको मिला लीजिए और इनको चबा चबा कर खाइए और खाने के बाद आप 1 गिलास गुनगुना दूध, अगर गाय का मिल जाए तो पी लें। अगर दूध नहीं मिलता है तो टमाटर का सूप का सेवन आप कर सकते हैं। नंदिनी जी, यहाँ एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये नाश्ता कंप्लीट हो गया, फिर इस नाश्ते के बाद कुछ भी नहीं खाना है, पानी खूब पीना है। दोपहर में फिर लंच करिए। इस नाश्ते में एक और सतर्कता की ज़रूरत है कि जो अंकुरित बनाए उसमें नींबू, नमक, फल, खीरा, जो टमाटर, आलू जो डाल देते हैं लोग टेस्टी बनाने के लिए, वो सब नहीं चलेगा।
भगवान शिव की पूजा में मिलावट नहीं चलेगी, प्योरिटी चलेगी। जी। जैसे आसन पूरे शास्त्रोक्त विधि से हो, इसीलिए मैं निवेदन करूंगा अपने दर्शकों से कि बहुत क्वालिफाइड योग थेरेपिस्ट से, क्वालिफाइड सब कहने लगते हैं कि हम भी क्वालिफाइड हैं, हम भी डिप्लोमा, ये जी हाँ, आप पढ़े लिखे हैं, पढ़ा लिखा आचरण भी होना चाहिए। उससे कहिए योग थेरेपिस्ट से कि भैया आप अपनी हमें डिग्री दिखा दो, किस विश्वविद्यालय की डिग्री है। और जो एक एक साल के डिप्लोमा वाले हैं वो इन आसनों को सही ढंग से नहीं सिखा पाएंगे। मैं विश्वास पूर्वक अपने दर्शकों से को आगाह करता हूं कि आप अच्छी तरह सीखें। जी, तो प्रशिक्षित योग गुरु से ही इन आसनों को सीखें, क्योंकि तभी ये फायदा करेंगे। और साथ ही जिस तरीके से आपने बताया खाने पीने के लिए बहुत ही अच्छी चीजें बताई हैं, अंकुरित अनाज और किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन कभी कभी डॉक्टर साहब क्या होता है कि हमें आदत तो होती नहीं है ये सब खाने की, और हमने खाया और कुछ रिएक्ट करिए, मान लीजिए मोशन ही स्टार्ट हो गए या फिर वॉमिटिंग हो गई। क्या ये होना भी पॉसिबल है? अगर हो तो क्या हम इसे छोड़ दें या फिर कोई और तरीका इन्हें लेने का? नंदिनी जी बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि सुबह सुबह हमने अंकुरित अनाज खाया जिसमें बड़ी मात्रा में मिनरल्स, विटामिन्स हैं, बहुत बड़ी मात्रा में हार्मोन्स हैं, तो हमें बहुत बार हमारा शरीर, हमारा पाचन तंत्र उसको स्वीकार नहीं कर पाता है। किसी को लूज मोशंस लग जाते हैं, किसी को उल्टी लग जाती है, किसी की भूख बंद हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा है तो इसकी मात्रा थोड़ी सी कम कर दें। जी, कम से कम शुरुआत में में 2-4 दिन। हाँ। और फिर इसको धीरे धीरे शरीर स्वीकार कर लेगा और फिर आप नियमित रूप से इसको लेते रहें, आसन करते रहें और हर 4 सप्ताह में अपनी हाइट को नापते रहें। 3 महीने में आप देखिएगा कि आपको कपड़े खरीदने जाना पड़ेगा क्योंकि पैंट्स या फिर जो भी आपका बॉटम वेयर है वो छोटा हो गया होगा, आप ये कहना चाहते हैं। देखिए, इससे अच्छा क्या होगा, ये शॉपिंग सबको बहुत पसंद आएगी। अब मोटे से पतले होने के दौरान शॉपिंग करना, क्योंकि अब ये कपड़े लूज हो गए हैं, पहनने में नहीं आ रहे हैं, और या फिर इस कंडीशन में खरीदना बहुत ही सुखद शॉपिंग होगी। मोटापे पर भी मैं आऊंगी, ये भी सवाल क्योंकि बहुत जरूरी है विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक चीज और जानना चाहती हूँ कि ये तो हो गया उस उम्र के लिए, बड़े बच्चों के लिए या आगे जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही, उनको आपने उपाय बताया। छोटे बच्चों के लिए क्या कहेंगे? अगर पेरेंट कॉन्शियस हैं, अवेयर हैं, चाहते हैं उनके बच्चों को ये दिक्कत हो ही ना, तो क्या खान पान में सलाह देंगे आप? और क्या ऐसी एक्सरसाइजेज या एक्टिविटी या फिर आसन जो छोटे बच्चे कर सकें जिन्हें इस तरह की परेशानी का सामना ही ना करना पड़े? नंदिनी जी, जिनके पेरेंट्स शॉर्ट हाइट के हैं, माँ की हाइट ज्यादा नहीं है, तो उसको हमेशा डर लगा रहता है कि हमारे बच्चे भी कहीं हमारे जैसे ना हो जाएं, हमारे बच्चे लंबे हों जी। और बचपन से 4-5 साल का बच्चा होगा वो कंपेयर करने लगती है माँ दूसरों के बच्चों से कि कहीं ये छोटा तो नहीं है। हाँ। ऐसे बच्चों को आप जब तक गोभी मिलता है, एक गोभी का टुकड़ा उसमें नींबू और काला नमक डाल के कच्चा फूल गोभी का टुकड़ा और बच्चे को सलाद के रूप में खिलाते रहिए सुबह शाम। जी। देखिए, जीन अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। जीन का स्वभाव अगर शॉर्ट हाइट का है तो वो नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसके स्वभाव शॉर्ट हाइट का होते हुए भी हम हाइट को सामान्य तो बना ही सकते हैं। हम बहुत 6.5 फीट का ना हो पाए, लेकिन सामान्य हाइट जो आज के युग के लिए जरूरी है, उस हाइट तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आप गोभी खिलाते रहें। एक और बहुत सुंदर चीज होती है जो पत्ता गोभी होता है नंदिनी जी, पत्ता गोभी के फूल पत्ते जब हटा दिए जाते हैं अंदर तो एक फूल जैसा निकलता है। इस फूल का चौथाई टुकड़ा 5 साल के बच्चे के लिए, 10 साल के लिए पूरा फूल इतना बड़ा होता है, 10 ग्राम का जी। इसको
नींबू नमक डाल के तुरंत खिला दीजिए। आप देखिएगा, आप 10 दिन खिला के देखिए बच्चे के अंदर कितना परिवर्तन आता है। और नंदिनी जी ये क्या है, 10-15 दिन खिला दिया जी, तो ये हाइट बढ़ने का काम शुरू हो गया। फिर ये आसन करते रहे, उपाय करते रहे, वो बच्चे सामान्य हाइट के होंगे, ऐसी पूरी संभावना है। जी बिल्कुल। और हर पेरेंट चाहेगा कि वो अगर कुछ कर सकता है अपने बच्चे के लिए तो निश्चित तौर पर ये काम किया जा सकता है। ये उपाय बताया जिस तरीके से आपने, यानी कि शुरुआत में 10-15 दिन के बाद से ये प्रक्रिया फिर शुरू हो जाएगी, इसके आगे भी कंटिन्यू किया जा सकता है क्या? अगर मिलता है हाँ तो करते रहें जी, इससे नुकसान नहीं है। हाँ। 40 दिन दे दें तो फिर सर्वोत्तम है जी, 50 दिन दे दें, जब तक मिले। देखिए ये तो सब्जी है, वो तो खाद्य पदार्थ है, वो कोई नुकसान करने की चीज नहीं। जी जी, लेकिन शरीर के अंदर हाइट बढ़ाने वाले जो अंतः शक्ति है उसको जागृत करने की, हाइट बढ़ाने की महाशक्ति इसमें मौजूद है। यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ नंदिनी जी की जो लोग अपना आसन के बाद गाजर का रस या सेब का रस पिएंगे, वो लोग भी दोपहर के भोजन के साथ पत्ता गोभी का अंदर वाला फूल खा सकते हैं। फूल गोभी का कच्चा हिस्सा थोड़ा सा नींबू और नमक डाल के खाते रहें, इससे और ज़्यादा लाभ मिलता है और जल्दी लाभ मिलता है। निराश से निराश, हताश से हताश लोग भी लाभान्वित होते हैं। और भोजन में नंदिनी जी अगर आपकी अनुमति हो तो वो भी बता। जी जरूर। शायद आप अगला प्रश्न यही पूछते कि खाने में कोई परिवर्तन तो जी नहीं हाँ, कर। जी हाँ। तो जंक फूड, फास्ट फूड, चाट मसाले, तला हुआ प्याज, तला हुआ लहसुन, इन चीजों का सेवन ना करें। जी। रिफाइंड ऑयल में प्याज लहसुन टमाटर से फ्राई करके दाल छुए नहीं, सब्जी छुए नहीं। सामान्य सात्विक भोजन करें, दाल रोटी सब्जी चावल खाएं, सलाद भरपूर मात्रा में खाएं, हरी पत्तेदार सब्जी खूब खाएं, ताकि नंदिनी जी हाइट जब बढ़ेगी तो शरीर के अंदर के अंगों को बड़ी मात्रा में प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, मिनरल्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए। तो ये कहाँ से पूर्ति होंगी? जब आप उनको नहीं देंगे तो थकान लगेगी, आलस लगेगा, फीवरिश लगेगा। अगर इस अभ्यास के दौरान आपको अत्यधिक थकान लगती है, अत्यधिक आलस लगता है, नींद लगती है, तो समझ जाइए कि आप ऐसा आहार का सेवन कर रहे हैं जो हाइट बढ़ाने के आपके प्रयास में बाधक है। आप अपने आहार में परिवर्तन करें, सात्विक आहार लें, हरी सब्जियां, फल, जूस, दूध, इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। डब्बा बंद चीज़ें, फ्राइड चीज़ें और तली मसालेदार चीज़ें, इनका परहेज यथासंभव करें। जी, तो यानी कि जो असंभव काम लगता है कद का बढ़ना, वो भी संभव हो जाएगा। और जेनेटिक लगता है कि अरे जब पेरेंट्स की हाइट ही छोटी है तो बच्चे कैसे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर उसका भी समाधान है और नुस्खा हर बार की तरह बहुत आसान, घरेलू, बिल्कुल सीधा सरल सा। तो डॉक्टर साहब, सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ रुकना होगा। हम एक छोटी सी ब्रेक के लिए, कहीं में जाइएगा।